हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आज हम देखने जा रहे हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो प्रियम्बल के बारे में जानते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। बेसिकली जो इंडियन प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्शन भी कहा जा सकता है या तो एक समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हम किसके थ्रू भी समझ सकते हैं, प्रियम्बल के थ्रू। यानी कि इसीलिए प्रियम्बल को समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप बात करते हैं इस कंसेप्ट की। जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है वो सबसे पहले कौन से कंट्री ने अडॉप्ट किया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और धीरे धीरे बाकी सारे कंट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया और इंडिया भी उन्हीं में से एक है। लेकिन जो इंडिया का प्रियम्बल है ना, भले ही उसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हो, लेकिन जो देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन प्रियम्बल एंड इंडियन प्रियम्बल। ठीक है, तो चलिए हम अपना प्रियम्बल देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या लिखा है हमारे प्रियम्बल में। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, and wait a minute, democratic republic, and to secure all its citizens। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा वर्ड है या फिर सेंटेंस है, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों बोला गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत सारा पावर है, लेकिन उसको इतना पावर मिला कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन को इतना पावर मिला कहां से? तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिला है वो मिला है पीपल से। कहाँ के पीपल से? इंडिया के पीपल से, इंडिया के सिटीजन से। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पीपल है वही क्या है? सोर्स ऑफ पावर है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर डिराइव करता है पीपल ऑफ द कंट्री से, पीपल ऑफ द इंडिया से। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। नाउ सी, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है? ये क्या है? ये नेचर ऑफ इंडिया है। इंडिया एक कैसा कंट्री है वो रिफ्लेक्ट होता है इस वर्ड्स के थ्रू में। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। इंडिया का नेचर कैसा है? इंडिया का नेचर सोशलिस्ट भी है। इंडिया का नेचर कैसा है? इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है। यानी कि ये दिखाता है नेचर ऑफ द कंट्री, किस नेचर का है कंट्री। ये वर्ड्स उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए हम ये वर्ड देख लेते हैं। नाउ सी, जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस भी प्रोवाइड करता है। किन किन क्षेत्रों में जस्टिस देता है ये हमें? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, यानी कि हम लोगों को आजादी भी मिली हुई है। किस चीज की? थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हमें अपना अपना थॉट एक्सप्रेस करने की, थॉट्स एक्सप्रेस करने की हमें आजादी है। हमें पूरी तरीके से आजादी है अपने फेथ बिलीव रखने के लिए, अपना फेथ रखने के लिए। मतलब कि देखा जाए तो फेथ ऑफ वर्शिप ना, हमें किस धर्म में रहना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे फेथ के ऊपर में डिपेंड करता है। मान लीजिए एक ए रिलीजन है और एक बी रिलीजन है। अगर मेरा फेथ बी रिलीजन में है तो मैं बी रिलीजन को एडॉप्ट करूंगी ना, उस पे फेथ करूंगी, उसको बिलीव करूंगी। ये नहीं कि अगर कोई मेरा दोस्त है या फिर कोई अगर ए को मानता है, ए रिलीजन को मानता है, अगर वो मुझे कहता है कि नहीं तुम्हें भी ए को मानना चाहिए, इट इज नॉट लाइक दैट ना। मुझे पूर्ण तरह आजादी है कि मैं अपने फेथ को चुनूं। आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं। नाउ सी, इक्वालिटी। अभी हमें किस चीज की इक्वालिटी मिली है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। पर स्टेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज में? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेट जो है हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, हम खुद को ग्रो कर सके उस चीज के लिए। ना सिर्फ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी आप ऐसे समझिए ब्रदरहुड, जो वी फील होता है ना, अपना वाला अपनापन, वो वाला फील। जो फ्रेटर्निटी, जो ब्रदरहुड है, वो क्या करता है? हम लोगों को जोड़े रखता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होता है, और ये एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है फ्रेटर्निटी। ओके, तो इसको समझेंगे बाद में। नाउ सी अनदर वन, नेक्स्ट लाइन। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इसका मतलब ये जो डेट है ना, इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में ना पूछे जाते हैं। ये जो प्री लेवल के एग्जाम होता है ये इसमें पूछे जाते हैं, या फिर वनडे एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है ये। तो अगर एग्जाम में आए कि कौन से डेट में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है, तो वो डेट है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अब आप पूछोगे तो फिर 26 जनवरी 1950 क्या था? तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको हमने एडॉप्ट किया था
इस डे पे 26 नवंबर 1949 पे। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 जो था ना, उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, यानी कि उस दिन से यूज में आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस दिन से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये सबको समझ में आ गया हो तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ सी, it was amended only once by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and three words added। अब ये समझते हैं, जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो बस एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिस अमेंडमेंट में 3 नए वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये क्वेश्चंस भी देखा जा सकता है, मतलब पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में कि हमारा जो प्रियम्बल है वो अमेंडेबल है या नहीं है। तो उसका आंसर है यस, इट इज अमेंडेबल, क्योंकि ये हो चुका है एक बार। कितना बार हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो ओनली वंस, बस एक ही बार अभी तक हुआ है अमेंड। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और ये जो 3 नए वर्ड है उसमें ऐड किया गया था। तो आगे देखते हैं। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट एंड मूव बाय पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। देखिए, जो हमारा इंडियन प्रियम्बल है ना, वो बेस्ड है किसके ऊपर में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सी डोंट बी कंफ्यूज हियर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, अच्छा पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आखिर है क्या। देखिए, बिफोर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो प्रियम्बल है ना, उसका मतलब वो बेस्ड है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो अभी का प्रेजेंट टाइम का जो प्रियम्बल है वो टोटली एग्जैक्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा प्रेजेंट जो प्रियम्बल है और जो तब का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो दोनों का बस मोटिवेशन सेम है, ठीक है। लेकिन मतलब एग्जैक्ट सेम कब बोला जाएगा? जबकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हर एक लाइन अगर प्रियम्बल में कॉपी किया गया होता तब। लेकिन ऐसा नहीं है, बस इनका मोटिवेशन जो है ना, मोटिव वो सेम है और बाकी कुछ नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और जो अभी का प्रियम्बल है वो सेम है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम नहीं है। उसका जो आइडियाज था ना, कंसेप्ट या फिर उसका मोटिवेशन जो बोला जाए, वो बस सेम है। तो आगे देखते हैं। एडोप्टेड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी ऑफ 1947 में। नो सी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रियम्बल इज नॉट सेम। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, ये सेम नहीं है। इनका बस क्या सेम है? ओनली मोटिवेशंस आर सेम, बस इनका मोटिवेशन सेम है। व्हेन इंडिया गोट रिपब्लिक, इंडिया प्रोक्लेम, जब इंडिया रिपब्लिक हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 में, तो इंडिया ने अनाउंसमेंट किया यानी कि प्रोक्लेम किया क्या? दैट इंडिया इज अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। ओके, नाउ सी, इंडियाज प्रियम्बल इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज ब्रॉट फ्रॉम यूएसए। देखिए, यूएसए से हम जो प्रियम्बल का आइडिया है वो भले यूएसए से हम लोगों ने लाया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। See, preamble is the plan according to which Constitution of USA was made, but in India, preamble was adopted at the last, at the end। यानी कि देखिए, जो preamble है ना यूएसए का जो preamble है वो कब बना था? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूएसए का preamble है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही preamble बन गया था, यानी कि यूं कहा जाए इस preamble को देखकर ही यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लेकिन जो इंडिया है ना, उसके केस में थोड़ा अलग है। उसके केस में क्यों अलग है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमारा प्रियम्बल है। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रियम्बल बना है हमारा। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिया गया है उसका बस एक समरी है, इंडियन प्रियम्बल। और जो यूएसए का प्रियम्बल है वो क्या है? वो एक प्लान है, प्लान चार्ट। जैसे कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जैसे टाइम टेबल हम नहीं बनाते, उसके हिसाब से हम अपना दिन का काम करते हैं कि सुबह इतने बजे उठेंगे तो ब्रश करेंगे, सुबह इतने बजे उठेंगे तो हम फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर सुबह इतने बजे पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर सुबह इतने उसके बाद दिन के इतने बजे हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। इस तरह से हम लोग एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, चार्ट, जिसके हिसाब से हम अपना दिन का जो टाइम टेबल होता है उसको शेड्यूलिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से यूएसए का प्रियम्बल भी एक प्लान था, एक चार्ट था, जिस हिसाब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हो। लेकिन जो इंडियन प्रियम्बल है वो टोटली अलग है, क्योंकि वो बस एक समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये प्रियम्बल कब बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना इंडियन प्रियम्बल।
ओके, आई थिंक दिस वन इज क्लियर. प्रियम्बल इज नॉट द प्लान. प्रियम्बल क्या है? प्लान नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका प्लान नहीं है, बट इट इज समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप दिस इज क्लियर. क्लियर सबको हो गया होगा. नाउ सी, आगे देखते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्लेज एंड जनरल गाइडेंस टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो टू टेल पीपल कंट्री व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी एग्जैक्टली. देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था ना, पास किया गया था 1946 में, तो वो क्या था? वो बस एक जनरल गाइडेंस था. कैसा गाइडेंस? कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो कैसा, मतलब कैसा होना चाहिए. और जो पीपल ऑफ द कंट्री था ना, उन लोगों को दिखाने के लिए कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो आखिर कैसा बनने वाला है. तो वो बस एक गाइडेंस था. ठीक है. नाउ सी, कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल. प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ओरिजिनल प्रियम्बल, यानी कि जब प्रियम्बल बना अमेंडमेंट से पहले, तब कौन कौन सा वर्ड था वो हम देखेंगे. वेट मिनट, इसको मैं यस कर देती हूँ. वेट मिनट. ओके, देखते हैं. सी, सोवरेन, तब कौन सा था? सोवरेन. सोवरेन मतलब क्या है? सोवरेन मतलब है फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पावर ऑथोरिटी टू मेक लॉ. यानी कि एक कंट्री, हम क्या है? हम एक सोवरेन कंट्री. हम कैसे सोवरेन कंट्री? देखिए, इंडिया के अंदर, इंडिया को अपने कंट्री के लिए कुछ भी लॉ बनाना होता है ना, कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी लॉ बनाना हुआ, तो उसके लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं. उसके लिए हम जाके अमेरिका या यूके से परमिशन नहीं लेके कि हम ये लॉ बनाए या ना बनाए. इट इज आवर लॉ एंड वी आर फ्री टू मेक इट ना. हम लोग फ्री है अपने लॉ बनाने में, अपने लॉज एंड पॉलिसीज बनाने में, और उसी लॉज एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हम लोग फ्री है. ये यूएसए आके हम लोगों को नहीं कह सकता है कि तुम लोग ये लॉ नहीं बना सकते, या फिर तुम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज वी आर सोवरेन. हम लोग अभी डोमिनियन नहीं है किसी के अंडर. ठीक है, हम लोग सोवरेन है, हम लोग आजाद है. आई होप समझ में आ रहा हो ये चीज आपको. इट मीन्स इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी. मतलब हम लोग डिपेंडेंसी नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर में, कोई भी नेशंस के ऊपर में. नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. ना ही हम लोग डोमिनियन है कोई भी अदर नेशन के. ठीक है. वी आर फ्री ना. सी, बट इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो देखते हैं. नाउ सी दिस वन. India signed UN Charter in 1945 when India was not sovereign because UNO does not need sovereign country to join, so it will not impact on the India sovereignty. देखिए, इंडिया जो है ना, वो यूएनए का मेंबर है. ठीक है. उन्होंने यूएन चार्टर 1945 में ही साइन किया. इंडिया ने यूएन चार्टर कब साइन किया था? 1945 में. लेकिन 1945 में क्या इंडिया आजाद था? तो आंसर है नहीं. क्या इंडिया तब सोवरेन था? तो आंसर है नहीं. जब यूएनओ, जो यूएन चार्टर था, इंडिया ने तब ज्वाइन किया जब इंडिया सोवरेन ही नहीं था. तो क्या जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये वो ये रहे जब हमने यूएनओ, जो यूएन चार्टर है वो ज्वाइन किया. और ये है उसके बाद का, यानी कि अभी सोवरेन होने के बाद का. और ये जो है जब हम सोवरेन नहीं थे, हम लोग किसी के अंडर में थे. ठीक है. तो इस चीज को ज्वाइन करने के लिए, इंडिया को ये यूएन ज्वाइन करने के लिए, तब सोवरेनिटी की जरूरत नहीं पड़ी थी. तो अब जबकि इंडिया सोवरेन है, तो क्या ये जो मेंबर बना है इंडिया यूएन चार्टर का, इसके वजह से इसका सोवरेनिटी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि यूएन से तो सोवरेनिटी का कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है. तो ये चीज बात, तो इसलिए घबराने का नहीं. यूएन चार्टर में ज्वाइन करने से भी इंडिया की सोवरेनिटी पर कोई भी आंच नहीं आने वाला है. तो आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ सी दिस वन, इसको देखते हैं. In 1949, India joined Commonwealth of Nations. It is an extra legal arrangement. It will not give any liability, not effect on Indian sovereignty. देखिए, इंडिया ने जो है ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन भी ज्वाइन किया 1949 में, तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इंडियन सोवरेनिटी पे. क्यों? क्योंकि ये क्या है, बस आप लोग इतना ध्यान रखिए, ये जो कॉमनवेल्थ का मेंबर बना है इंडिया, वो एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है. ठीक है. यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है वो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है वो. उससे इंडिया के सोवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं है. इसलिए इससे भी इंडिया का जो सोवरेनिटी है उस पर कोई भी आज नहीं आने वाला है. तो टेंशन का कोई बात नहीं है. इंडिया बिल्कुल सोवरेन है, बिल्कुल फ्री है. वो अपनी लॉज खुद बना सकता है, वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, कि कोई बाहर वाला आके उसको, उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. ठीक है. सॉरी माय हिंदी. नाउ सी नेक्स्ट वन. नाउ अगला जो अगला जो वर्ड है, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? सिंपल सा शब्द में समझेंगे, आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है, ठीक है। पावर इज वेस्टेड विद पीपल बट दैट पावर इज यूज बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कॉल्ड गवर्नमेंट। इसको ना हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि बाय द पीपल होता है, पीपल के द्वारा ही वो गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, और वो गवर्नमेंट पीपल के बिहाफ पे ही काम करता है, पीपल के लिए ही काम करता है। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे बाय द पीपल हुआ। हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा का भी इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन होता है। तो वो इलेक्शन में जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है। किसका रिप्रेजेंटेटिव? हमारा रिप्रेजेंटेटिव। तो हम क्या करते हैं, हम चुन के भेजते हैं ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को। किसके द्वारा चुनते हैं? वोटिंग के द्वारा चुनते हैं, ठीक है। तो वोटिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो वोटिंग होता है उसके थ्रू ही क्या करते हैं हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं। और उन्हीं चुने गए रिप्रेजेंटेटिव में से ही क्या फॉर्म होता है? गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। और वही गवर्नमेंट बाद में जाके क्या करता है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव था, गवर्नमेंट तो रिप्रेजेंटेटिव से बना है, और रिप्रेजेंटेटिव को किसने भेजा है? हमने भेजा है। किस लिए भेजा है? ताकि हमारे बिहाफ में जाके वो काम कर सकते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए वो काम कर सके। तो इसीलिए जो भी गवर्नमेंट होता है ना, वो फॉर्म हुआ है बाय द पीपल, ठीक है। किनके द्वारा फॉर्म हुआ है? बाय द पीपल, पीपल के द्वारा फॉर्म हुआ है। और ये फिर चुनने के बाद जब ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते, उसके बाद ये किसके लिए काम करेंगे? फॉर द पीपल। और ये गवर्नमेंट किसका है? ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट भी पीपल का ही है, और पीपल के लिए ही वो गवर्नमेंट काम करेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये समझ में आ गया हो। तो यही है डेमोक्रेसी, ठीक है। दिस गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है ना, तो ये किसके द्वारा फॉर्म हुआ है? पीपल के द्वारा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा सिंपल वे में भी समझते हैं कि डेमोक्रेटिक, देखिए डेमोक्रेसी वो है ना जिसमें कि जो शासक होते हैं, जो कंट्री चलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो इलेक्टेड होता है। किसके द्वारा इलेक्टेड होता है? वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होता है। जो गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होता है, वैसे कंट्री को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, या फिर उसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छोड़िए इसको, अगला देखते हैं। As to avoid corruption in elections, so to become a truly democratic government, election must be free, fair and regular. Important manifesto of democracy. देखिए अभी डेमोक्रेसी मतलब क्या बताया जस्ट मैंने, कि एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा शासक जिसको कि पब्लिक चुनकर भेजती है। लेकिन ये जो चुने गए लोग हैं, ये जो चुनाव है, जिस जिस प्रोसेस के द्वारा ये गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? वो प्रोसेस भी फेयर होना चाहिए ना। पता चला वो अगर गवर्नमेंट फॉर्म हुआ ही नहीं, उससे पहले प्रोसेस में ही कुछ करप्शन है, तो फिर बाद में जाके वो गवर्नमेंट भी तो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो इसको ना हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। मान लीजिए ये पीपल ऑफ इंडिया है, ये हम लोग हैं, या आप, हम सब है ये, ठीक है। ये गवर्नमेंट, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव, ये एक रिप्रेजेंटेटिव। इस रिप्रेजेंटेटिव के पास बहुत सारा पैसा है, ये बहुत ज्यादा अमीर है इलेक्शन में खर्च करने के लिए। इसके पास इतना पैसा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। ये क्या करेगा? आप अगर इलेक्शन फ्री नहीं हुआ, तो मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये क्या करेगा? ये अपना पावर दिखाएगा। किस चीज का पावर दिखाएगा? ये पैसों का पावर दिखाएगा। ये जाएगा इस पीपल के पास में, और ये कहेगा कि मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, तुम जाके मेरे बिहाफ पे वोट करो। लेकिन यही आ रहा है, ये कहेगा मेरे पास तो अभी तो नहीं है, लेकिन जब बन जाऊंगा तब दूंगा। ये क्या? ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ से अभी मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये पीपल किसके ओर जाएंगे? इसके ओर जाएंगे या फिर इसके ओर आएंगे? इसको नाम दे देते समझने के लिए, ये ए है, ये बी है। तो जो पीपल ऑफ, जो ये पीपल है, लोग है, ये किसके ओर आएंगे? ऑब्वियसली बात है ना, अब भी इनको प्रेजेंट में पैसे मिल रहे हैं, तो ये ए की ओर आएंगे। तो बी की ओर तो जाएंगे नहीं। तो वोट किसको ज्यादा मिलेगा? ए को ज्यादा मिलेगा। जीतेगा कौन? ए जीतेगा। गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होगी? ए की फॉर्म होगी। तो आप ऐसा सोच लीजिए, जो जो गवर्नमेंट पैसे देकर बनी हो, क्या वो बाद में जाके पीपल के लिए काम करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वो बस अपना फायदा देखेगा, वो भर भर के अपनी झोली भरेगा और निकल देगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ऐसा ना हो, इस चीज के लिए ही क्या किया गया था इलेक्शन को? इलेक्शन क्या है हमारे यहाँ? फ्री, फेयर एंड रेगुलर बेसिस पे है।
रेगुलर भी होना जरूरी है। मान लीजिए ये जो ए है ये इलेक्ट हो गया इलेक्शन पे, और अभी ये जो इसका गवर्नमेंट चल रहा है, इसीलिए अब इसको मन ही नहीं है हटने के लिए, इसको इसको बस अपना मन है कि मैं ही बस चलाते रहूं गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इलेक्शन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल चाइना वाइना की तरह, ठीक है। इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये एक ही इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, राज कर रहा है। तो वो भी सही नहीं रहेगा ना, वो एक डिक्टेटरशिप वाला जो है ना नेचर, वो आ जाता है। तो वो भी सही नहीं रहता डेमोक्रेटिक के लिए, ठीक है। जो कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए हमारे पास क्या है, फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन है। इसीलिए हर 5 साल में हमारा इलेक्शन होता है, और इलेक्शन बिल्कुल फ्री होता है, लकीली। ऐसा कोई पैसे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। एक लाइन ये पढ़ लेते हैं। इलेक्शन इज जस्ट फॉर कंसेंट ऑफ द पीपल। इलेक्शन क्या है, ये कंसेंट ऑफ द पीपल है, यानी कि गवर्नमेंट हमारे बिहाफ में काम करेगी, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बिहाफ में काम करेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो पीपल ऑफ इंडिया है वो क्या है, सोर्स ऑफ पावर है। तो पीपल के पास पावर है ना, तो वो पावर किसको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। क्यों, वो रूल करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए उसको पावर चाहिए। तो वो पावर लेना है पीपल के द्वारा, तो वो कैसे लेगा, वोटिंग के द्वारा। मतलब कि क्या है, जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जो वोटिंग सिस्टम हो, वो क्या है, वो एक कंसेंट है जो कि पीपल देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कि हाँ हमने तुम्हें कंसेंट दे दिया है, तुम जाकर हमारे बिहाफ पे काम करो। समझ में आया, वेरी गुड। नाउ सी नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, रिपब्लिक। एक मिनट इसको मिटा दो जरा, कुछ काम नहीं कर रहा, एक मिनट। वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड। चले देख लेते इतने में। रिपब्लिक, अब रिपब्लिक को क्या कैसे समझते हैं, इसको ना सिंपल से वर्ड में समझेंगे, ठीक है। एक ही वर्ड में एक ही सेंटेंस में समझते हैं। रिपब्लिक मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। गौर किया जाए इस वर्ड पे, इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट, जो देश का सबसे बड़ा होता है, मुखिया, वो क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि जो प्रेसिडेंट है ना हमारे, वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। और प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। भले ही इलेक्शन इनडायरेक्ट हो, इट डजेंट मैटर, बट इलेक्शन होता है, उसी के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कैसा होता है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव, हम जो रिप्रेजेंटेटिव देकर भेजते हैं, उसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही तो प्रेसिडेंट चुना जाता है ना, जाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये पीपल ही चुनकर भेजे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली क्या होता है, प्रेसिडेंट पीपल से ही चुना गया है, ठीक है। पीपल के कंसेंट से। क्यों, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास क्या है, उनके पास पीपल का पावर है। तो वही लोग तो जाके बाद में प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं। तो देखिए, और इसको ना ऐसे समझते हैं, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे क्या होता है, वहां का जो हेड है ना, वो इलेक्टेड नहीं है, वो हायरार्कियल है। जैसे कि रानी, फिर रानी की फिर आएगी दूसरी रानी, यानी कि उनके ही जो वंश के लोग हैं वही लोग हेड ऑफ द स्टेट बनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर 5 साल बाद जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चेंज होते हैं। देखिए जो रीअपॉइंटमेंट है ना, जो कि एक ही प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनको अगर दोबारा से उनको बनना है, तभी भी उनको कौन सा प्रोसेस से जाना पड़ेगा, इलेक्शन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि रिपब्लिक मतलब क्या है, एक ऐसा कंट्री जिनका हेड चुना गया हो इलेक्शन के द्वारा, जो कि हायरार्किकल ना हो। तो समझ में आ गया ये आपको। ऑल द पब्लिक ऑफिसेस ओपन टू ऑल सिटीजन। अभी रिपब्लिक में क्या होता है, हर पब्लिक ऑफिस जितना भी है ना, वो हर किसी के लिए ओपन रहता है। मतलब कि पब्लिक ऑफिसेस यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है, वो देखा नहीं जाएगा कि कौन इंसान कौन से क्लास से है या फिर कौन सा कास्ट से है। भले ही कोई भी कास्ट से हो, क्लास से हो, उससे मतलब नहीं है। पब्लिक ऑफिसेस जो है वो सबके लिए ओपन रहती है। जिसके अंदर काबिलियत है वो उसको मिलेगा ही, वो करेगा, लाइक दैट। मोनार्की इज द ऑपोजिट ऑफ रिपब्लिक। मोनार्की क्या है, रिपब्लिक का ऑपोजिट है। जस्ट मैंने बताया ना, यूके का एग्जांपल दिया। यूके क्या है, एक मोनार्की है। क्यों, क्योंकि उनका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड नहीं है, बल्कि हायरार्कियल है, मतलब कि वंश के हिसाब से, ठीक है। 1950 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम सुप्रीम पावर। 1950 26 जनवरी में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी कि इस दिन से इसको लागू किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द सुप्रीम पावर। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लेक्स रेक्स, यानी कि लेक्स रेक्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, लेक्स रेक्स है, ठीक है। यानी कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। लॉ क्या है, किंग का भी किंग। यानी कि एक जो मोनार्कल सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, किंग होता है,
ठीक है। लेकिन जो एक रिपब्लिक कंट्री होता है ना, वो क्या होता है, लो। सबसे बड़ा क्या होता है, लो। किंग से भी बड़ा, ओके। किंग से भी बड़ा क्या है, लो क्या है, किंग से भी बड़ा है यहाँ पे। लो इज द लेक्स रेक्स, लो इज द किंग ऑफ किंग्स। कोई भी इंसान हो, कितना बड़ा इंसान हो, इट डजेंट मैटर, अगर वो लॉ के अगेंस्ट में जाके कुछ क्राइम करता है देन ही विल गेट पनिशमेंट। ठीक है, वो अगर गिल्टी हुआ तो उनको पनिशमेंट तो मिलेगा ही। कोई भी इंसान लॉ के अगेंस्ट में जाके, कोई भी लोग लॉ के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है रिपब्लिक और लेक्स रेक्स का कॉन्सेप्ट भी। अब आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, मेजोरिटी विन। Democratic work as dictatorship. If there is no head of state, that is republic, it could become unlimited and Constitution of India limited the government. इसको समझने के प्रयास करते हैं। देखिए रिपब्लिक हमको क्यों जरूरी है, रिपब्लिक होना क्यों जरूरी है, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री क्यों है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, मेजोरिटी विन, यानी कि जिसको जितना ज्यादा वोट मिला वो ही क्या होगा, वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो एक ना जनरल सा कंसेप्ट है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसको ज्यादा वोटिंग मिला, इसको कम मिला, इसने गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो जो पीपल ऑफ इंडिया उसका पावर कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। इसके अंदर बहुत सारी पावर है। अब ये कैसा पावर है, ये लॉ बना सकता है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो देश का कानून व्यवस्था जो ये ए है वो बना सकता है। मान लीजिए इसके ऊपर कोई नहीं है, इसको देख रेख करने के लिए, इसको फुल स्टॉप लगाने के लिए कोई नहीं है। अभी ये तो बड़ा बन गया है ना, इसके अंदर तो बहुत सारी पावर है, तो ये कुछ भी कर सकता है। आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है ना, जरूरी नहीं है, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर इंसान के अंदर कहते हैं ना कि किसी का नेचर अगर देखना है तो उसको पावर दे दो, फिर देखा जाएगा कि वो कैसा इंसान है। तो वही होता है, किसी के अंदर अगर एक्सेसिव पावर आ जाए ना, तो वो फिर वो क्या बन जाता है, वो डिक्टेटरशिप बन जाता है, वो डिक्टेटर बन जाता है, ठीक है। अपने हिसाब से हर चीज को यूटिलाइज करने लगता है। तो ऐसे में तो ये क्या हो जाएगा, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेगा, नो बिल्कुल नहीं। तब ये बस अपने ही लिए काम करेगा। तो इस चीज को फुल स्टॉप लगाने के लिए कोई चाहिए, कोई तो चाहिए ना ऊपर में, है कि नहीं है। दादाजी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर पापा कुछ गलत कर रहे हो तो उनको कौन रोक लगाएगा, दादाजी है तो दादाजी तो लगाएंगे ना रोक, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो वही जो दादाजी वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है हमारे जो रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो यही काम करते हैं, वो देखते हैं गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। किस तरह से, भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। देखिए जो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, वो होता है पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट सर, ठीक है, प्रेसिडेंट जी होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ये क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि ये गवर्नमेंट है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट है। मान लीजिए इनको कुछ बिल इंट्रोड्यूस करना हो, इनको कुछ बिल पास करना हो, तो इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया संसद में, संसद में सब हो गया, जो भी प्रोसेस है संसद का ना, सारा प्रोसेस हो गया, वो पास हो गया बिल। और पास होने के बाद देखिए एक बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता, कोई भी एक बिल कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उस बिल को प्रेसिडेंट का कंसेंट ना मिले। जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक एक बिल एक्ट नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए कोई एक बिल पास किया, ठीक है, वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने देखा, अरे उनको लगा कि अरे इस बिल में तो कुछ गड़बड़ी है, यानी कि ये जो बिल बना है ना वो अगेंस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल है, यानी कि उसमें कुछ वो क्या है, मतलब कुछ वायलेट्स हो गया है उसमें, ठीक है, कुछ राइट्स है पीपल के, ह्यूमन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनका कुछ राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है। आर्बिट्रेरी है ये बिल, यानी कि देखा जाए तो आर्बिट्रेरी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट सर उस बिल को कंसेंट नहीं देंगे, वो उसको नहीं देकर उस बिल को विथहोल्ड भी कर सकते हैं। विथहोल्ड मतलब ये देखिए इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बस अभी जनरल समझने के लिए मैं बता रही हूँ। उसको विथहोल्ड करेंगे यानी कि कंसेंट ही नहीं देंगे, और ना ही वो वापस भेजेंगे। वो क्या करेंगे, बिल को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो जब तक बिल अभी कहाँ है, प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंट बिल पर साइन ही नहीं करेंगे, उनको असेंट ही नहीं देंगे, तो क्या वो बिल एक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब तक एक्ट नहीं बनेगा तो क्या उस हिसाब से ये गवर्नमेंट काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, है कि नहीं। तो यानी कि ये गवर्नमेंट अगर अपनी चालाकी से कुछ भी ऐसा वैसा कुछ बिल पास करना चाह भी रहा था, तो इसमें फुल स्टॉप किसने लगा दिया, रिपब्लिक ने, ठीक है, रिपब्लिक ने फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब कि रिपब्लिक ने क्या किया, डेमोक्रेसी को बचाए रखने में हेल्प किया। तो इसीलिए क्या है, हेड ऑफ द स्टेट
हमें जरूरी है। भले ही ये नॉमिनल हेड है, ये क्या होता है ना वो हम बाद में बताएंगे, बस अभी इतना समझ लीजिए, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक नॉमिनल हेड है, ठीक है। लेकिन जो मेन पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो इस पावर को गलत इस्तेमाल ना करे, इसीलिए हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे पास, ठीक है। इनको फुल स्टॉप लगाने के लिए दादाजी है हमारे पास, पापा जी कुछ अगर गलत करेंगे तो ये इनको लगाएंगे फटकार, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को रिपब्लिक वाला। तो आगे देखते हैं। नाउ सी, 3 वोट था जो कि प्रियम्बल जो बना था तभी वो वोट था प्रियम्बल पे, लेकिन कुछ ऐसे वोट है जो कि बाद में डाला गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है। वो वोट 3 वोट क्या क्या है वो अभी देखते हैं। पहला वोट जो डाला गया था वो है सोशलिस्ट, फिर दूसरा है सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देखिए ये 3 वोट है ना, इसका क्रोनोलॉजी आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि पहले कौन सा आया था। यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार, खैर मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट पूछा गया है ये। तो सबसे पहले क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑल दो सोशलिस्ट वर्ड एडेड इन 1976 बट स्पिरिट ऑफ सोशलिस्ट वाज existing before this. It was not written at the time of commencement to avoid confusion of perception. If at the time the word would have been written, then it would socialism of Marx, USSR. देखिए क्या बोल रहा है ना, ये हमें क्या बता रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो भले ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा डाला गया था, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वर्ड नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूँ, कंसेप्ट, स्पिरिट, ये जो सोशलिस्ट स्पिरिट था वो पहले से ही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। लेकिन तब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब नहीं लिखा गया था इसको, तब नहीं डाला गया था इसको, क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों पे। किस चीज का कंफ्यूजन, अगर तब डाल देते ना ये सोशलिस्ट वर्ड को, तो इस वर्ड से क्या रिफ्लेक्शन होता कि सोशलिज्म ऑफ मार्क्स है, जो यूएसएसआर का है सोशलिज्म, उस चीज की रिफ्लेक्शन होती। तो अभी समझते हैं कि ये जो यूएसएसआर का सोशलिज्म है ना, आखिर वो ऐसा क्या चीज है कि उसके मतलब आ जाने से ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होना था। देखिए जो यूएसएसआर का सोशलिज्म है ना, वो क्या है, यानी कि उसका जो रिसोर्सेस है, कंट्री का जो रिसोर्सेस होता है वो कौन कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कौन करेगा, इक्वली। यानी कि जो यूएसएसआर का सोशलिज्म है उसमें प्राइवेट जो इंडिविजुअल होता है ना, प्राइवेट कंपनियों का कोई भी रोल नहीं है। जितना भी रिसोर्सेस होगा, जितने भी रिसोर्सेस होंगे कंट्री के, वो सब कंट्रोल करेंगे, स्टेट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, और डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली सब में बांटा जाएगा बराबर, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। लेकिन देखिए इंडिया का जो कंसेप्ट है ना सोशलिज्म, वो बहुत ही अलग है। बस थोड़ा सा है, लिटिल अमाउंट ऑफ सोशलिज्म ऑफ मार्क्सिज्म इंडिया में है, ठीक है। यूएसएसआर का जो सोशलिज्म है वो बस माइनर मात्रा में मिला जाता है इंडिया में। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म कंसेप्ट है ना वो कैसा लेकिन जो इंडिया का सोशलिज्म कंसेप्ट है ना वो कैसा सोशलिज्म है, गांधीयन सोशलिज्म है, ठीक है। अब ये गांधीयन सोशलिज्म क्या है, गांधीयन सोशलिज्म बोला जाता है कि एवरी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ गिव्स एवरी अपॉर्चुनिटी। गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी का जो गांधी जी का जो सोशलिज्म था ना, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो बोलता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए खुद को डेवलप करने के लिए, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर को सोशलिज्म क्या है, नहीं, हम किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम स्टेट है, हमें सारा कंट्रोल करेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है रे भाई। इंडिया में क्या है, इंडिया में गांधीयन सोशलिज्म है, यानी कि हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो उस टैलेंट को निखार के लाओ, दिखाओ और आगे बढ़ो, ऐसा है, ठीक है। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस होता है ना, रिसोर्सेस ऑफ कंट्री, वो नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो द प्राइवेट एंटाइटी ऑल्सो कंट्रोल। वो कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटाइटी भी, प्राइवेट एंटाइटी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया ये चीज, चलिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी वही है, सबको बराबर मौका दिया जाता है, सबको मौका मिलेगा, सबका नंबर आएगा, वही है इंडिया का जो सोशलिस्ट वाला कंसेप्ट है। नाउ सी नेक्स्ट वन, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष। The term secular was too added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। जो ये सेक्युलर का कंसेप्ट है ना, ये भी जोड़ा गया है 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के द्वारा। लेकिन 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 if secular word was not used in 1950 because it was heard as Western definition of secularism, but the concept, मैंने क्या कहा था लेकिन, but the concept of religion was there in the form of fundamental right under article 25 to 28। देखिए प्रियम्बल में ये वर्ड नहीं जोड़ा गया था सेकुलर, ठीक है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ही था। किस फॉर्म में था, फंडामेंटल राइट के फॉर्म में था। कौन से आर्टिकल में आता है, 25 to 28 आर्टिकल हमें देती है, क्या देती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
ठीक है। अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आजादी देती है, यानी कि हम अपने हिसाब से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बस एड कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 के द्वारा। बट इंडिया हैज इट्स ओन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सॉरी, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, हाँ सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये सोशलिज्म लिख दिया मैंने, ये मिस्टेक हो गया, पार्डन, माफी, इसको देख लीजिएगा, ये सोशलिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इसको ना हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हमारा है स्टेट, स्टेट यानी कि देखिए मैं यहाँ पे कोई भी राज्य की बात नहीं कर रही, ये कंट्री है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये है स्टेट और ये है रिलीजन ग्रुप, ये ए ग्रुप का रिलीजन है, ये बी ग्रुप का रिलीजन है, ये सी ग्रुप का रिलीजन है। देखिए स्टेट क्या करता है ना, रिलीजन के ऊपर में इंटरफेयर नहीं करता है, वो बस उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पहले तो वो बस ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ग्रुप ए का रिलीजन है ये अच्छे से उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है, मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कुछ प्रॉब्लम ना हो। यानी कि ये ए ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जो रिलीजन ग्रुप है जो ए का, वो अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है बिल्कुल शांतिपूर्वक भाव से, ठीक है। ग्रुप ऑफ बी भी प्रैक्टिस कर रहा है, ग्रुप ऑफ सी भी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। कंफ्लिक्ट जब होगा, कंफ्लिक्ट होगा जिसके वजह से क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और ये क्या होगा, अगेंस्ट नेशन होगा। तो ऐसा जब भी सिचुएशन क्रिएट होगा तब स्टेट क्या करेगा, स्टेट के पास तो भाई पावर है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर रहा था, वो बस ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जैसे ही दिखा कंडीशन, जब बात पब्लिक ऑर्डर पे आई, नेशन पे आई, तो स्टेट दहाड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को कंट्रोल करेगा, इन दोनों को दहाड़ेगा और बोलेगा लिमिट में रहो, ठीक है, सही तरीके से प्रैक्टिस करो। ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो अपने रिलीजन, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करो, लेकिन झगड़ने का नहीं रे बाबा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये स्टेट करता है। तो सेक्युलरिज्म ऑफ स्टेट समझ में आया कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या है, स्टेट इज मेंटेनिंग एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, इंटरफेयर नहीं करता है स्टेट, ठीक है। एंड नॉट इंटरफियरिंग टू एनी रिलीजन, बट इफ एनी टू रिलीजन ग्रुप हंट वन अनदर, अगर गड़बड़ मामला हुआ, देन रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और इफ दे वर्क अगेंस्ट नेशन पब्लिक ऑर्डर, देन द स्टेट विल इंटरफेयर, तब तो अपन घुसेगा। अगर गड़बड़ करोगे तो अपन तो इंटरफेयर करेगा, स्टेट बोलता है ऐसा। तो यानी कि देखा जाए तो क्या है, सेकुलर जो जो सेकुलरिज्म है इंडिया का, वो क्या है, देखिए स्टेट का कोई अपना एक रिलीजन नहीं है, हमारा जो कंट्री है ना उसका अपना कोई एक रिलीजन नहीं है। वो क्या करता है, वो सारे ही रिलीजन को, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया, क्योंकि स्टेट ग्रुप ए का जो रिलीजन है उसे भी रिस्पेक्ट करता है, ग्रुप बी का जो रिलीजन है उसको भी एक्सेप्ट करता है, ग्रुप सी का जो रिलीजन है उसको भी एक्सेप्ट करता है। ये तीनों को आजादी है अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, ये है पॉजिटिव कंसेप्ट। लेकिन अगर ये तीनों गड़बड़ करेंगे तो ये तीनों को फिर बैंड कौन बजाएगा, स्टेट, तब ये हस्तक्षेप करेंगे। समझ में आ गया, यही है सेकुलरिज्म कंसेप्ट ऑफ इंडिया। स्टेट इज नॉट इंटरफेयरिंग ऑफ प्रिंसिपली, बट स्टेट कैन इंटरफेयर, ठीक है, इंटरफेयर नहीं, जो ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है स्टेट अभी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट नहीं कर सकता, स्टेट कर सकता है, बट अगर पीसफुली काम हो रहा है तो वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे वहां, वो बस देखेंगे। इसीलिए क्या बोला गया इसको, वॉचफुल एम्बिवेलेंस। इसीलिए जो ये सेकुलर जो कंसेप्ट है ना इंडिया का, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, कब करेगा, जब लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत आएगी, जब पब्लिक ऑर्डर में दिक्कत आएगी, डिस्टर्बेंस आएगी, इसीलिए इसको बोला गया है वॉचफुल एम्बिवेलेंस। सबको समझ में आ गया, आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रियम्बल में दिखता है, कुछ वर्ड्स है यहाँ पे दिया गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये जो चार वर्ड है ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है, ये चार को हासिल करना। पहले देखते हैं लिबर्टी। The term liberty means absence of restraint on the activity of individual, at the same time providing opportunities for the development of individual personality। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, देखिए पहले तो हम समझते हैं कि लिबर्टी क्या है और फ्रीडम क्या है, ठीक है। अरे क्या आ गया ये, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं हम, ओके। देखिए ये है लिबर्टी, ये है फ्रीडम, मतलब तो दोनों का है आजादी, ठीक है, फ्री रहना। लिबर्टी का मतलब भी आजादी है, फ्रीडम का मतलब भी आजादी आजादी है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंसेस है। देखिए इसको ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक 5 साल का बच्चा है, कितने साल का बच्चा है, 5 साल का, और एक क्या है,
एक 20 साल का बच्चा है, बच्चा नहीं है, 20 साल का मैन हो गया वो तो अभी। तो ये जो 5 साल का बच्चा है ना, ये शरारत कर रहा है। शरारत करते करते क्या किया, इसके जो पास है ना, इसके पास एक अंकल है, ठीक है। ये जो अंकल है, ये इसको चिढ़ा रहे थे, चिढ़ा नहीं रहे थे, बस ऐसे खेल रहे थे इसके साथ। ये क्या करता है ना, उनको झपट से लपेट देता है, मतलब कि थाप से इसको मार देता है, इनको मार देता है, ठीक है। तो ये जो बच्चा है, ऐसे शैतानियां तो करते हैं ना बच्चे बचपन में, कि फट से हाथ उठा दिया या कुछ ऐसा कुछ कर दिया वैसा। तो इसमें क्या करेंगे ये अंकल, क्या वापस से इसको भी दे घुसा लगाएंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है। तो ये ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। वहीं पे एक 20 साल का लड़का है, और उनके सामने बैठे एक अंकल जी और, ठीक है। वो अंकल अंकल जी बैठे हैं। ये जो 20 साल का लड़का है, घर से कुछ डांट खा के आया था, ये अंकल जी को देखा, इसका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने दे अंकल जी को देख घुसा मारा एक। तो क्या ये अंकल जी अभी भी इसको माफ कर देंगे? चुपचाप से देखेंगे? नहीं, अभी अंकल जी इसको माफ नहीं करेंगे। अंकल जी या तो इसको पलट के जवाब देंगे, या समझदार है तो ये पलट के जवाब नहीं देंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये मामा जी के पास जाएंगे, यानी कि पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाएंगे, और पुलिस स्टेशन जाके क्या करेंगे, ये रपट लिखवाएंगे कि इसने मुझे मारा। तो ये पुलिस भाई साहब आएंगे, यहाँ पे मामा जी आएंगे, इनको पकड़ेंगे, ले जाएंगे, जेल के पीछे डाल देंगे। अब समझने का कोशिश कीजिए, ये जेल अजीब सा जेल हो गया। समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 5 साल का बच्चा था ना, हाथ तो इसने भी उठाया, लेकिन इसको क्यों कुछ नहीं किया गया? क्योंकि इसके पास ना फुल आजादी है, इसको फुल लाइसेंस मिली आजादी की इसके पास फ्रीडम है। ये 5 साल का बच्चा जो है, उसके पास क्या है? उसके पास फ्रीडम है। लेकिन ये जो 20 साल का बच्चा है ना, बच्चा सॉरी, बच्चा नहीं आदमी, ये जो 20 साल का आदमी है, इसके पास फ्रीडम नहीं, इसके पास क्या है? लिबर्टी है। अभी कोशिश करना समझने के लिए। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब, फ्रीडम होता है कि आजादी, कुछ भी करने की आजादी। लेकिन लिबर्टी क्या है? ये भी आजादी है, ये भी हमें कुछ भी करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन ये हमें रोकता भी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, लॉ के दायरे में रहकर, ठीक है। ये कानून का दायरा है, ये आप हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस दायरे में रहकर, ठीक है। आप जैसे ही ट्राई करोगे इस दायरे से बाहर जाने के लिए, अपने अपने लिबर्टी को पार करके, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ बैठे मिलेंगे आपको मामा जी, वो वो पकड़ेंगे और सीधा क्या करेंगे, डाल देंगे जेल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लिबर्टी वो है जो कि हमें हमें कुछ भी करने की आजादी देता है, लेकिन बट इन द लिमिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो अब आते हैं इधर, अब इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं इधर। लिबर्टी इज लीगल कंसेप्ट। लिबर्टी क्या है? लीगल कंसेप्ट है। ये लिमिटेड फ्रीडम है, फ्रीडम को ये लिमिटेड करके रखता है, एकदम पूर्णतः आजादी नहीं दे देता ये कि हाँ कुछ भी करो अपने हिसाब से, तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है तो दो जाके उसको झापड़ लगा के आ रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था है, यहाँ आप ऐसा करोगे तो फिर मामा जी आ जाएंगे। नाउ सी, लिबर्टी इज द फ्रीडम टू डू व्हाट लॉज अलाउज टू डू। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी फ्रीडम है, हमें वो काम करने में आजादी देता है, हमें कुछ करने में आजादी देता है, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए? जो लॉ अलाउ करता है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। ये किसका कथन है? ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है। नाउ सी, प्रेम्बल रिसोर्सेज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ, एक्चुअली ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है ना लिबर्टी, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया। थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, बट विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ। हमें हमारा जो संविधान है वो आजादी देती है, लिबर्टी देती है, किस चीज में? अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, अपना जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने में, अपना बिलीफ, अपना फेथ सब मानने में, लेकिन किस तरीके से? द बाउंड्री ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना थॉट व्यक्त कर रहा हूँ भाई, इमोशन में बह के कुछ भी नहीं बोल सकते आप किसी को भी, ठीक है। अगर आप ऐसा करने जाओगे ना तो देयर इज लॉ, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आप समझ रहे हो ना जो हमारा लिबर्टी कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। नो सी, ये जो 3 वर्ड है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 अनमोल वर्ड दे दिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नो सी, लिबर्टी, ये जो लिबर्टी है ना, ये गवर्नमेंट के लिए है। अरे आजादी हमारे लिए भी तो, गवर्नमेंट को भी तो कुछ आजादी तो मिलनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट को ना 2 तरीके की आजादी मिली हुई है। कैसी कैसी? एक तो नेगेटिव आजादी है, और दूसरा पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है। एक तो पॉजिटिव आजादी है और दूसरा नेगेटिव आजादी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को कुछ चीज करने के लिए अलाउ करती है। वो कैसी चीजें हैं? जैसे प्रोवाइड
गुड एनवायरनमेंट, यानी कि जो जनता है उनको क्या प्रोवाइड करना है, गुड एनवायरनमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है गवर्नमेंट को कि तुम लोग करो, ठीक है। नाउ, और सोसाइटी, एवरी सिटीजन कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ। ऐसा एक सोसाइटी प्रोवाइड करो, ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिसके अंदर रहकर जो पीपल ऑफ इंडिया है वो क्या है, वो खुद को ग्रो कर सके, ठीक है। और अगले ही तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को रोक लगाती है। किस चीज में रोक लगाती है? डोंट टेक अरेस्ट, डिटेंशन, जेल विदाउट फॉलोइंग प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ। कानून कानून की पालना किए बिना कोई भी अरेस्ट नहीं करना, डिटेंशन नहीं करना, जेल नहीं भेजना है। यानी कि कोई एक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, ठीक है, उसको क्या है ना, उसको अपने पड़ोसी से बहुत खुन्नस है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने क्या किया है, पड़ोसी ने एक नया कार लिया है, तो उसको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उस चीज से कि तुम कैसे ला सकते हो भाई, मेरे से बेटर कैसे ला सकते हो। तो इसलिए क्या करूंगा, तुमने कार खरीदी है ना नया, मैं तुम्हें कार की सेल कराऊंगा। तो वो ले जाकर उसको जेल में डाल देते हैं। तो इसने क्या किया, कुछ गलती था क्या पड़ोसी का? नहीं ना। इसने बस अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट था ना, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उसके लिए जो पड़ोसी था उसको जेल में ले जाकर डाल दिया, अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके। तो क्या ये कर सकता है, ये कर सकते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। जो ये साहब है, मामा जी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको ये अलाउ नहीं करता। अगर ये करेंगे ना तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्लियर, सबको समझ में आ गया हो। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? समानता। वी डोंट हैव टू डू इक्वालिटी, वी हैव टू रीच इक्वालिटी। जो इंडियन इक्वालिटी कंसेप्ट है ना, उसमें क्या कहा गया है, हमको इक्वालिटी नहीं देना है, हमको इक्वालिटी में पहुंचना है। इक्वालिटी में अभी कैसे, वो हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, तो सी, यहाँ पे 3 बच्चे हैं। पहले तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान मत देना, इसको ध्यान मत देना। देखिए, ये लड़का है राजू, ये लड़का है काजू, ये लड़का है धाजू। ये 3 एक स्कूल में पढ़ते हैं विद्यार्थी है एक स्कूल के। ये जो राजू है ना, ये घनघोर, क्या बोले, इसको एबीसीडी तक नहीं आता, ठीक है, इसको अल्फाबेट नहीं आती। ये जो काजू है ना, ये राजू से थोड़ा बुद्धिमानी है, मतलब थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। इसको एबीसीडी आता है, इसको वर्ड फॉर्मिंग आता है, लेकिन क्या नहीं आता इसको सेंटेंस बनाना नहीं आता। सेंटेंस बना के कैसे बोलना है ये नहीं जानता, ठीक है। ये जो धाजू है ना, ये थेरा बहुत ओवर स्मार्ट भाई, इसको सब आता है, इसको एबीसीडी भी आता है, इसको सेंटेंस मेकिंग भी आता है, ठीक है। अभी जो स्कूल का अथॉरिटी है ना, अब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझना है इसके थ्रू, ठीक है। जो स्कूल अथॉरिटी है वो क्या करेगा, इक्वालिटी करेगा ये तीनों के बीच में, ठीक है। वो, इसको एबीसीडी नहीं आता ना, इसको भी एबीसीडी सिखा रहा है, इसको भी एबीसीडी सिखा रहा है, धांजू को भी एबीसीडी सिखा रहा है। क्या ये सही तरीका है इक्वालिटी का? अरे भाई, इसको तो एबीसीडी आता है ना, तो फिर क्यों सिखाना इसको, है कि नहीं? इसको तो एबीसीडी और सेंटेंस मेकिंग दोनों आती है, तो फिर इसको एबीसीडी क्यों सिखाना? ये अगर एबीसीडी सीखेगा, ये अगर एबीसीडी सीखेगा, तो इन दोनों का कुछ वैल्यू एडिशन होगा? नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी आता है। अब मान लीजिए अब आप समझते हैं असली जो कंसेप्ट है इंडिया का इक्वालिटी का उसको। अब स्कूल अथॉरिटी है, इसको क्या नहीं आता, इसको एबीसीडी नहीं आता, स्कूल अथॉरिटी ने इसको एबीसीडी सिखाया। इसको क्या नहीं आता था, सेंटेंस मेकिंग नहीं आता था, इसको वो सिखाया गया। अब ये जो धाजू है, ये तो ओवर स्मार्ट, इसको सब आता है, तो इसका इसका मन है किसी और चीज में, ठीक है, तो वो अलग बात है। यहाँ सब आता है इसको, तो इसको जो नहीं आता था वो करा दिया। तो अभी देखिए, ये है, ये कंसेप्ट है, ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है इंडिया में। क्यों? इंडिया का जो इक्वालिटी है ना, वो इक्वली ट्रीटमेंट करना नहीं है। इक्वली ट्रीटमेंट करना कब बोला जाएगा, जब इसको भी एबीसीडी सिखाया जाएगा, इसको भी एबीसीडी सिखाया जाएगा और इसको भी एबीसीडी सिखाया जाएगा। लेकिन जो इंडिया का कंसेप्ट है ना, वो क्या है, वो इक्विटी पाना है। क्या है वो? नॉट इक्वालिटी बट टू इक्विटी। इक्विटी यानी कि जिसको जो जितना जरूरत है उसको वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे इसको जरूरत थी एबीसीडी की, इसको एबीसीडी प्रोवाइड किया गया। इसको जरूरत थी सेंटेंस मेकिंग क्लासेस की, इसको वो प्रोवाइड की गई। और इसको तो दोनों की जरूरत नहीं है, इसको दूसरी किसी चीज की जरूरत थी, इसको वो प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो आप समझ गए ना, इक्विटी। इक्विटी माने जिसको जितना जरूरत है उसको उतना दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब ये भी मत सोचिए कि आपको एक बहुत बड़ा कुछ कार बाइक पसंद आ गया तो गवर्नमेंट सरकार भाई आपको दिलाना पड़ेगा। नो, हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, दुनियादारी की मोह माया की बात नहीं कर रहे, हम अलग चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिससे कि एक बेसिक जो नीड्स होती है ना ह्यूमन बींग की, वो चीज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, नाउ सी, दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। जो ये इक्वालिटी है ना, 3 चीज की इक्वालिटी की बात करती है। गंदा कलर आ गया ये तो, एक मिनट। हाँ, 3 चीज की इक्वालिटी की बात करती है। तो कैसी इक्वालिटी?
सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविल बोल रहे, सिविक, सिविक यानी कि सोशल। सोशल इक्वालिटी क्या होता है, जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कास्ट सिस्टम जो है ना इंडिया पे, बहुत बहुत पहले से ही है। मान लीजिए कुआं है, इधर 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 करते हैं, ये कुआं है जहाँ से पानी भरा जाता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ ए है जो कि अपर कास्ट का है, यहाँ बी है जो कि लोअर कास्ट का है, ये पानी लेने जाता है यहाँ, इसको अलाउ है, ये पानी लेने नहीं जा सकता यहाँ क्योंकि इसको अलाउ नहीं है। तो क्या ये इक्वालिटी हुआ, सोशल इक्वालिटी हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। सोशल इक्वालिटी कब होगा, जब ये भी जा पाएगा पानी लेने और ये भी जा पाएगा पानी लेने। लेकिन एक चीज में ध्यान देना, ये जो कुआं है ना, ये किसी पर्सनल के घर की बात नहीं कर रही हो। देखो पर्सनल का प्रॉपर्टी पे, कोई इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी पे, वो इंडिविजुअल का राइट रहता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, ये मतलब कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस चीज की बात कर रही हूँ। तो ये होता है सोशल इक्वालिटी। समझ में आ गया ना? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे पता चलेगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली है? देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो मिलती है ना, वो हमें दिखती है वोटिंग लाइन पे। कहाँ दिखती है वो? वोटिंग लाइन पे। वोटिंग लाइन पे कैसे दिखती है? वोटिंग लाइन कैसा होता है, आपको वोट लेने जाना है तो आपको 10 लाइन नहीं मिलेगी, वहां एक लाइन होगी, ठीक है। जहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ये वोटिंग लाइन पे ये चारों है ABCD। ए अपर कास्ट का है, बी लोअर कास्ट का है, सी बहुत ज्यादा गरीब है, डी बहुत ज्यादा अमीर है। यानी कि क्या दिखा गया है यहाँ पे, ये जो डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस और डिफरेंट पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो इसमें क्लास डिफरेंस भी मिलेगी आपको, कास्ट डिफरेंस भी मिलेंगे। ये अमीर है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा से स्पेशल लाइन नहीं बनाया गया है। ये अपर कास्ट का है तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा से लाइन नहीं बनाया गया है। आप लोग जो भी हो, जैसे हो, गवर्नमेंट जो सरकार है ना, जो स्टेट है, उसके लिए आप लोग सब बराबर हो। क्या हो आप लोग सब? आप सब। सो political equality reflect in voting lines where every person, rich to poor, stand in a queue and cast, ये थोड़ा दूसरा कास्ट हो गया, ये नहीं होगा इसमें, कास्ट वोट बाय टर्न वाइज। टू अचीव दिस इक्वालिटी देयर आर 2 प्रोविजन। ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ना, इसको अचीव करने का 2 प्रोविजन है। क्या क्या है? नो पर्सन इज ineligible फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। देखिए वोटिंग कब हम दे सकते हैं, वोट कब दे सकते हैं? जब हमारा नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया, और किसी भी पर्सन का नाम इलेक्टोरल रोल में मतलब देने से, एंट्री करने से मना नहीं कर सकते। देखिए अगर कुछ उसने गलत किया हो, कुछ ऐसा क्राइम किया हो अगेंस्ट ऑफ नेशन, तब तो मना कर सकते हैं। लेकिन बस रिलीजन के बेस पे या फिर कास्ट, सेक्स या फिर रेस के बेस पे उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है ना? सी अनदर वन, इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, वो किस चीज पे बेसिस है? एडल्ट सफरेज। यानी कि क्या है, यानी कि सबको आजादी है वोटिंग करने की, अपना उसको क्या बोलते हैं, वोटिंग देने की, अपना ओपिनियन रखने की, ठीक है। तो सबको, यानी कि उससे उन्हीं लोगों को जिसका नाम ऑब्वियसली इलेक्टोरल रोल पे होगा, ठीक है। तो इस ये दोनों के द्वारा भी हम लोग क्या देख सकते हैं, इक्वालिटी इन पॉलिटिकल पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलता है, जो स्टेट होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है हम लोगों को इक्वालिटी पॉलिटिकल पे। now see, until social democracy would not come, no use of political democracy, so it gives social democracy states should provide not equality but equity। क्या बोला गया, बहुत ही गहरा लाइन बोला गया इसमें। क्या बोला है? सोशल डेमोक्रेसी जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई यूज नहीं। मान लीजिए सोसाइटी में अभी भी वो जो कास्ट सिस्टम है उसका प्रभाव है, ठीक है। कोई लोग मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, तो क्या वो अभी तक जो कास्ट सिस्टम, जो एबल प्रैक्टिस है, वो हो रहा है सोसाइटी में, वो होने के बावजूद भी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो सोसाइटी का एविल है उसको हमें जड़ से खत्म करना है। खैर पहले के मुकाबले अभी तो बहुत ज्यादा कम है, ये नहीं है, लेकिन इसीलिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए हम लोगों को बोला है, हम लोग को इक्वेलिटी नहीं चाहिए, सबको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं देना है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इक्विटी चाहिए, ठीक है। इक्विटी यानी कि जिसको जितना जरूरत उसको उतना दिया जाए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है ना, वो यही है। रिजर्वेशन, बहुत से लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है, वो इसीलिए जरूरत है ताकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए क्या हमें क्या अचीव करना पड़ेगा? इक्विटी, ना कि इक्वालिटी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया हो, तो अगला देखते हैं।
देखिए फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, इसको बस समझिए कि ये ब्रदरहुड है। इट शोज़ बाय सिंगल सिटीज़नशिप, जो हमें सिंगल सिटीज़नशिप मिलता है ना, उसी के द्वारा वही शो करता है क्या, फ्रेटर्निटी। यानी कि हम जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, हमें अपने स्टेट के नाम से नहीं जाना जाता, हम किस नाम से जाने जाते हैं, हम कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि इंडिया, जैसे मैं आसाम में रहती हूँ, तो मेरा आसाम का कोई एक्स्ट्रा सिटीज़नशिप नहीं है, या फिर कोई मुंबई में रहता है तो उसका मुंबई का कोई एक्स्ट्रा सिटीज़नशिप नहीं है। हम सबका बस एक ही वो एक ही सिटीजनशिप मिलता है, वो क्या, एज एन इंडियन। आई थिंक समझ में आ गया होगी आपको, तो आगे बढ़ते हैं। इफ देयर इज ओनली लिबर्टी, इस चीज को समझना, इफ देयर इज ओनली लिबर्टी एंड नो इक्वालिटी, देन रिच बिकम मोर रिच एंड पोर बिकम मोर पोर। मान लीजिए यहाँ पे बस आजादी है, ओनली लिबर्टी, नो इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी ही नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, जो अमीर है वो तो अमीर बनते रहेगा ना, मतलब कि जो पोर सेक्शन है अगर उसको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की गई, उसको इक्वालिटी नहीं दी गई, तो ऐसे में क्या होगा, जो अमीर है तो वो तो ऑलरेडी अमीर है तो और अमीर बनेगा, और जो गरीब है तो उसका शोषण करेगा अमीर, तो वो और गरीब बनते जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश राज आ जाएगा फिर से। नो से हैंस रिजल्ट डोमिनेट इंडिविजुअल, इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल पर्सन है ना उसको डोमिनेट, जो इंडिविजुअल है वो डोमिनेट कर जाएगा सबके ऊपर में, सप्रेस वीकर, और जो गरीब है पिसेगा तो वही। ठीक है, नो सी, इफ देयर इज ओनली इक्वालिटी, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी है, नो लिबर्टी, अगर आजादी नहीं है, इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंडिविजुअल एक्सीलेंस, एंड खत्म हो जाएगा, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। कैसे, सिर्फ इक्वालिटी है, सबको इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नो लिबर्टी, आजादी नहीं है। मान लीजिए मेरे अंदर खतरनाक सा एक टैलेंट है प्लेन बनाने के लिए, ठीक है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं एक ऐसा 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 प्लेन बना सकता हूँ कि जो पानी में चलता हो, ठीक है, ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा, सॉरी बनाऊंगी जो कि पानी में चलता हो, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास लिबर्टी नहीं है, आज़ादी नहीं है, मेरे पास टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे आज़ादी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो ऐसे में क्या, मेरा जो अंदर का टैलेंट है, जो मेरा एक्सीलेंसी है, मैं क्या वो दिखा पाऊंगी, मैं बना पाऊंगी, नहीं, नहीं बना पाऊंगी ना। तो मेरा क्या होगा, मेरा अंदर का जो टैलेंट किया है वो एक टाइम पे जाके दम घुट जाएगा उसका, वो मर जाएगा, टैलेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्वालिटी के साथ साथ लिबर्टी होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निखर के आए। सी, इफ देयर इज बोथ इक्वालिटी एंड लिबर्टी बट नो फ्रेटर्निटी, मान लीजिए इक्वालिटी भी दिया है, लिबर्टी भी दिया है, अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, देन कंट्री विल नेवर डेवलप, विल नो पीस इन कंट्री, ना ही देश में शांति होगी और ना ही देश ग्रो करेगा। फ्रेटर्निटी मतलब क्या, ब्रदरहुड फीलिंग ना, अभी जो हम लोगों के बीच है, जो एक है ना इंडियन वाला जो फील, अगर वही फील नहीं हुआ तो कौन सोचेगा देश के लिए, क्या देश आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, देश में शांति बनी रहेगी, नहीं। तो ये चीज सब जरूरी है, सब सब। ना नेक्स्ट सी, जस्टिस, जस्टिस क्या होता है, न्याय। जस्टिस इज एन ऑर्डर द फॉर्म ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जस्टिस क्या है, जस्टिस एक ऑर्डर है, अरे गंदा हो गया ये, जस्टिस क्या है, एक ऑर्डर है, ये कैसा ऑर्डर है, कैसा, ये एक फॉर्म है किसका, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का फॉर्म है ये। ठीक है, जस्टिस इज परमानेंट, जस्टिस क्या होता है, ये परमानेंट होता है, एंड रेस्ट आर अंडर इट, और बाकी सारा क्या आता है, जस्टिस के अंदर ही आता है। जस्टिस इज व्हेन, नो सी, जस्टिस हो रहा है ये कब पता चलेगा, जब ए फाइनेंशियली वीकर पर्सन गेट अपॉर्चुनिटी टू देमसेल्फ टू ग्रो देमसेल्फ। ठीक है, जब एक गरीब इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस चीज के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, तब हम कहेंगे कि हाँ जस्टिस हो रहा है। एंड व्हेन बैकवर्ड क्लासेस गेट रिजर्वेशन टू डेवलप देमसेल्फ, और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, तब हम कहेंगे कि हाँ जस्टिस हो रहा है। एंड देन जस्टिस इज ब्रिंग स्पेशल प्रोविजन टू सेव द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड टू गिव हर अपॉर्चुनिटी टू गो फॉरवर्ड। तो सी, हम ये डिनाइड नहीं कर सकते कि हम भले ही आज कह दें कि हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए या फिर मॉडर्न हो गए, लेकिन आज भी कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसी है जो कि वुमेन को बहुत सी बेसिक नीड में अलाउ नहीं करती, जैसे कि पढ़ने के लिए उनको नहीं देते, या फिर अपना व्यू पॉइंट वो लोग नहीं रख सकते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर वुमेन के लिए क्या निकाला गया है, स्पेशल प्रोविजन निकाला गया है, ताकि उनकी डिग्निटी को सेफगार्ड किया जा सके, और उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई है ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि हाँ जस्टिस जस्टिस हो रहा है। नाउ आगे देखते हैं। नाउ सी, preamble enshrin the ideas and philosophy of constitution, not the narrow objective of the government। देखिए, जो preamble है ना वो क्या दर्शाता है, वो constitution of इंडिया की ideas and philosophies
दर्शाता है, ना कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है वो नहीं दिखाता प्रियम्बल। प्रियम्बल बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो सी इट इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉट ए सोर्स ऑफ लिमिटेशन। जो प्रियम्बल है ना ही वो एक सोर्स ऑफ पावर है और ना ही वो लिमिटेशन लगाता है। इट नीदर प्रोवाइड एनी पावर नॉट इम्पोज एनी ड्यूटी। ना ही जो प्रियम्बल है वो पावर इम्पोज करता है और ना ही कुछ ड्यूटी देता है। एंड देन नीदर इन्फोर्सेबल नॉट जस्टिसेबल। जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है और जस्टिसेबल भी नहीं है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल इज द लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को एक लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया? क्योंकि लाइट हाउस का काम क्या है? लाइट हाउस का काम है रास्ता दिखाना। किसको? शिप को। जो भी समंदर के रास्ते से शिप जाते हैं उनको क्या करता है लाइट हाउस? रोशनी देकर रास्ता दिखाता है। तो प्रियम्बल भी क्या है? लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी प्रोविजंस है ना वो सबको रिफ्लेक्ट कर दिया गया है किसमें? प्रियम्बल में, ठीक है। इसलिए उसको लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। सिर्फ प्रियम्बल। प्रियम्बल इज व्हाट? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? के एम मुंशी ने। सोल, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? ठाकुर वर्गव ने। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा है? एन ए पालकी वाला ने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब पढ़ लिया हमने, लेकिन क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये दो केस है हमारे पास। बेलूबड़ी केस, जिसने बिल्कुल डिनाइड कर दिया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन वही फिर 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारती केस, जो कि ये कहता है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस है, वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब